हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट साइंस। आज हम सीयूटी पीजी 2026 पीवाईक्यू सीरीज में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम मोटर लर्निंग, स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग एंड लर्निंग कर्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज को हम सॉल्व करेंगे जो सीयूटी पीजी एग्जाम्स में 2022 से लेकर 2025 में आए हुए हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम एजुकेटर, यू आर वाचिंग इनसाइड स्पोर्ट साइंस। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं हम मोटर स्किल्स से। व्हाट इज मोटर स्किल्स? So the simplest definition of motor skills is motor skills are learned patterns of movement. क्या क्या कहते हैं हम इसको? Motor skills are learned pattern of movement. जैसे कि आप जब कैच पकड़ते हैं तो जो जो मूवमेंट्स को आप परफॉर्म करते हैं वो मूवमेंट्स आप पहले से ही लर्न कर चुके हैं, राइट? तो जब भी आप कैच करते हैं किसी बॉल को तो वो ऑटोमेटिकली एक रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू परफॉर्म हो जाता है कंटिन्यूअसली। उसी को हम बोलते हैं मोटर स्किल्स, राइट? पूरा डेफिनेशन है, मोटर स्किल्स आर लर्नड पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट कैरिड आउट स्मूथली एफिशिएंटली थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। आपके नर्व्स इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस पहुंचाते हैं आपके मसल्स को और उसके अकॉर्डिंग जो आपके मसल्स है, जो आपके लिम्स है, वो काम करते हैं। इसी को हम बोलते हैं मोटर स्किल्स। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स। व्हाट आर दीस? द फर्स्ट वन इज ग्रॉस मोटर स्किल। क्या होता है ग्रॉस मोटर स्किल? जो आप रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, थ्रोइंग करते हैं, ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स है जो आप परफॉर्म करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। जैसे कि बास्केटबॉल में लेअप शॉट मारना, ये जो पूरा प्रोसेस है, लेअप शॉट मारने का जो ये प्रोसेस है, इसमें कई सारे मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपके लेग से रनिंग होती है, आप हैंड से ड्रिबल करते हैं, फिर उसको कैच करते हैं, फिर आप उसको बास्केट में पुट करते हैं। तो कई सारे मूवमेंट्स इसमें शामिल होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइन मोटर स्किल्स। क्या होता है फाइन मोटर स्किल्स? इसमें आता है आपका राइटिंग, ग्रिपिंग, आर्चरी। जैसे कि मैं आपको बताया ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसमें आपके बिग मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। बिग मसल्स, आपके ट्रापेजियस, डेल्टॉइड, क्वाड्रिसेप्स, दीज आर बिग मसल्स और यही रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं आपके रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग जैसे इवेंट को परफॉर्म करने के लिए। नाउ व्हाट इज फाइन मोटर स्किल्स? ऐसे मूवमेंट्स, ऐसे मोटर स्किल्स जिसमें आपके स्मॉल मसल्स काम करते हैं और यही स्मॉल मसल्स आपको हेल्प करते हैं राइटिंग करने में, ग्रिपिंग करने में, आर्चरी करने में। क्यों? क्योंकि इसमें आपको छोटे-छोटे बट प्रिसाइज मूवमेंट करने होते हैं, इसलिए यहाँ पे स्मॉल मसल्स काम करते हैं। आप जब भी ड्राइंग करते हैं, आप जब भी स्केचिंग करते हैं, तो आपके आर्म्स के जो मसल्स हैं, वो काम करते हैं और ये काफ़ी छोटे-छोटे मूवमेंट्स को बट प्रिसाइज, वेरी एक्यूरेट मूवमेंट्स को ये परफॉर्म करवाते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। ओके, द थर्ड वन इज ओपन स्किल्स। ओपन स्किल्स मतलब जिसमें आता है आपके फुटबॉल, हॉकी। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। जब भी आप फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, एथलेटिक्स करते हैं, हैंडबॉल खेलते हैं, तो इस दौरान जो आपके सिनेरियोस हैं वो चेंज होते रहते हैं। बाहर का जो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट करता है आपके परफॉर्मेंस को, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन स्किल्स। करेक्ट? नाउ व्हाट अबाउट क्लोज्ड स्किल्स? इसमें आता है आपके जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग। इसको हम बोलते हैं स्टेबल इन्वायरमेंट में। क्यों हम इसको बोलते हैं दिस आर परफॉर्म्ड इन स्टेबल इन्वायरमेंट? क्योंकि इसमें आपको आपके अपोनेंट से कोई लेना देना नहीं होता। जितनी भी चीजें होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि जब आप स्विमिंग करते हैं तो अपोनेंट आपके ऊपर कोई प्रेशर या आपके ऊपर कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता, वो अपना स्विमिंग करता है, आप अपना स्विमिंग करते हैं, राइट? जो पहले कंप्लीट करता है वो होता है विनर। बट इन केस ऑफ फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, यहाँ पे जो आपका अपोनेंट प्लेयर है वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट? तो वहां पे एबिलिटी ऑफ योर अपोनेंट डिपेंड्स और उसी के ऊपर आपका अपना परफॉर्मेंस मैटर करता है, राइट? आई होप यहाँ पे आपको मोटर स्किल्स क्लियर होंगे। करेक्ट? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग मोटर स्किल्स। ओके, स्टेजेस ऑफ मोटर स्किल लर्निंग में हमारा पहला स्टेज आता है कॉग्निटिव स्टेज। व्हाट इज कॉग्निटिव स्टेज? इसमें लर्नर अंडरस्टैंड्स व्हाट टू डू। लर्नर को ये समझ में आता है कि उसको करना क्या है,
राइट? और जब उसको समझ में आता है और जब वो परफॉर्म करता है तो कई सारे एरर्स को कमिट करता है और उसको बहुत ही ज्यादा इंस्ट्रक्शंस और डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है इस स्टेज में। राइट? आपको समझ में आया? कोग्निटिव स्टेज में लर्नर को समझ में आता है कि उसको करना क्या है। इस दौरान वो कई सारे एरर को कमिट करता है और उसको बार बार इंस्ट्रक्शंस और डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब आप लेअप शॉट परफॉर्म करते हैं, राइट, तो उसमें एक बच्चे को सिखाना होता है कि अगर आप राइट हैंड से लेफ्ट शॉट को परफॉर्म करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले अपना राइट लेग आगे करना है, देन उसके बाद आपको लेफ्ट लेग आगे करना है, देन उसके बाद आपको जंप करना है और जंप करने के बाद आपको बॉल को बास्केट में पुट करना है। तो ये 3-4 स्टेप एक बच्चे को सिखाने पड़ते हैं टू परफॉर्म अ परफेक्ट लेअप शॉट, राइट? और इस दौरान वो कई सारे एरर्स को कमिट करता है, राइट? और इसी दौरान उसको कई सारे इंस्ट्रक्शंस और बार-बार डेमोन्स्ट्रेशन देने की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज द कॉग्निटिव स्टेज। ओके, देन कम्स द एसोसिएटिव स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके मूवमेंट है वो और भी ज्यादा धीरे-धीरे एक्यूरेट होने लगते हैं और आप बहुत ही कम मिस्टेक कमिट करते हैं और इसमें आपके कोऑर्डिनेशन भी पहले से बेटर हो जाते हैं। जैसे कि आपको समझ में आ जाता है कि आपको करना क्या है और क्या आपको नहीं करना है। इसलिए जो बच्चा जो है उसको समझ में आ जाता है कि उसको पहले राइट लेग निकालना है, फिर उसको लेफ्ट लेग निकालना है, फिर उसको जंप करना है और उसके बाद उसको बॉल को बास्केट में पुट करना है। मिस्टेक्स इसमें होते हैं लेकिन उतनी ज्यादा गाइडेंस की जरूरत इनको नहीं पड़ती। राइट? ओके, देन कम्स योर ऑटोनोमस स्टेज। क्या होता है इसमें? इसमें आपकी जो स्किल्स है वो परफेक्ट हो जाते हैं और आप नेग्लिजिबल एरर को कमिट करते हैं। जैसे कि जब बच्चा ऑटोनोमस स्टेज में पहुंच जाता है तो उसको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि उसको पहले राइट लेग निकालना है, फिर लेफ्ट लेग निकालना है, फिर उसको जंप करना है। नो, ये चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और वो ऑटोमेटिकली राइट लेफ्ट एंड जंप को परफॉर्म कर देता है। राइट? और इस दौरान बहुत ही कम मिस्टेक्स वो कमिट करता है और इस दौरान उसको इंस्ट्रक्शंस या डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती। उसको पता होता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है और वो खुद ही अपनी गलतियों को सुधार लेता है। राइट? तो दिस वर दी 3 स्टेजेस ऑफ द मोटर लर्निंग स्किल्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस जो हमारे सीयूटी पीजी में आए हुए हैं। ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीयूटी पीजी 2024 और ये एक काफी ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। आई नो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको नहीं बताए हैं और आप सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जा भी नहीं सकते और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बुक्स में मिलेंगे भी नहीं। कुछ क्वेश्चंस आपको अपने इंटेलिजेंस से भी सॉल्व करने होते हैं। अगर आप इतने सारी चीजें, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं देन डेफिनेटली आप अपने कॉमन सेंस को यूज करके इसका जवाब निकाल लेंगे। ओके, लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग अ न्यू मोटर स्किल। ओके, जब हम कोई भी न्यू मोटर स्किल्स को हम सीखते हैं तो उसमें कौन-कौन से स्टेप्स हैं और उनको आपको करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ओके, अभी हम देखते हैं। रिफाइनमेंट ऑफ टेक्निक, क्या ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो सकता है? नो, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ए है भी नहीं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अंडरस्टैंडिंग द टास्क, क्या ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो सकता है? बिल्कुल। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द टास्क और इसी को हमने पढ़ा है कॉग्निटिव स्टेज में। लर्नर अंडरस्टैंड्स व्हाट टू डू। सो हियर बी, स्टेटमेंट बी कुड बी आर फर्स्ट स्टेप। ओके, तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस ऐसे हैं जो स्टेटमेंट बी को पहला स्टेप मान रहे हैं? ओनली ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। ओके, सो वी हैव टू एलिमिनेट ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। ओके, व्हाट शुड बी आर नेक्स्ट ऑप्शन? नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंटल विजुअलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 दोनों कह रहे हैं कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट होगा वो होगा ई। क्या ऐसा सच है? देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टास्क के बाद आएगा मेंटल विजुअलाइजेशन, यस। बी के बाद आएगा हमारा ई। ओके, देन कम्स योर डी, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। इसके बाद आपको बार बार रिपीटेशन करनी पड़ेगी। ओके, सबसे पहले वो हमारा अंडरस्टैंडिंग द टास्क, आप टास्क को समझते हैं कि आपको करना क्या है। फिर आप मेंटल विजुअलाइजेशन करते हैं कि आपको उस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। मेंटली आप प्रिपेयर होते हैं, आप मेंटली आप उसके स्टेप्स को बनाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? बार बार उस चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, जब आप बार-बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, तो जो इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको फीडबैक देगा कि आप उस चीज़ को सही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा सी, रिसीविंग फीडबैक, कि आप जो टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? और अगर वो सही है, तो कितना सही है और गलत है तो कितना गलत है? तो हमारा फोर्थ स्टेप होगा स्टेटमेंट सी। सो
फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? जब आप बार-बार फीडबैक जब आप रिसीव करते हैं तो उसके बाद आप अपनी कमियाँ देखते हैं और उसके बाद आप अपने टेक्निक्स पे सुधार लेके आते हैं। तो सो आवर लास्ट स्टेप शुड बी रिफाइनमेंट ऑफ टेक्निक। ए, BEDCA should be the correct answer and this is option number 1. इजी, आसान था ये। आई होप आपको समझ में आया होगा और आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। ओके, तो CUTPG 2024 का ये क्वेश्चन था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, दिस क्वेश्चन वाज अगेन आस्क्ड इन CUTPG 2024 and this is of the same pattern. Okay, so pause the video and solve the question. ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। अभी हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ इनेट एंड लर्नड बिहेवियर्स इन रिस्पेक्ट टू मोटर लर्निंग स्किल्स, अरेंज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज इनेट। इनेट मतलब जो आपके अंदर पहले से होती है, राइट? जैसे कुछ स्किल्स हैं जो आप पहले से ही सीखे हुए होते हैं, आप अपने आप सीख जाते हैं। कुछ लोग क्रिकेट खेलना पहले से सीख जाते हैं। इनेट बिहेवियर मतलब जैसे वॉकिंग, रनिंग, राइट? दिस आर योर इनेट स्किल्स जो आप पैदा होते साथ ही सीख जाते हैं। एंड योर लर्नड बिहेवियर इज जो आप सीखते हैं बाद में, जैसे कि हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना, दिस आर योर लर्नड बिहेवियर्स, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ इनेट एंड लर्नड बिहेवियर्स इन रिस्पेक्ट टू मोटर स्किल लर्निंग, अरेंज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। आप पहले क्या सीखते हैं फिर बाद में क्या सीखते हैं, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ओके, व्हाट आर फर्स्ट स्टेटमेंट सेज, मास्टरी ओवर अ स्पेशलाइज्ड मूवमेंट। क्या ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो सकता है? नो, डेफिनेटली नॉट। यहाँ पे मेंशन भी नहीं है कहीं पे भी। ओके, देन कम्स ऑप्शन स्टेटमेंट बी, प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल रिफ्लेक्सेस टू बेसिक मूवमेंट्स। क्या ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो सकता है? शायद। पहले हम आगे और भी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। मूवमेंट स्किल्स बिकम मोर फ्लूइड एंड ऑटोनॉमिक, लर्न मोर कॉम्प्लेक्स मोटर पैटर्न्स। ओके, तो बाकी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि हमारा फर्स्ट स्टेज होगा स्टेटमेंट बी, प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल रिफ्लेक्सेस टू बेसिक मूवमेंट्स। आप जो सिंपल रिफ्लेक्सेस करते हैं जैसे कि आपका हाथ पैर हिलाना डुलाना, इसको हम बोलते हैं सिंपल रिफ्लेक्सेस। उससे आप बेसिक मूवमेंट्स को कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, दिस आर योर बेसिक मूवमेंट्स। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज बी। देन कम्स योर ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर डी, लर्न मोर कॉम्प्लेक्स मोटर पैटर्न्स। उसके बाद आप और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोटर पैटर्न्स को सीखते हैं, जैसे कि आपका हो गया फ्रंट रोल, बैक रोल, ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोटर पैटर्न्स है, राइट? पहले आप बेसिक्स मूवमेंट को आप समझते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स मोटर पैटर्न्स को आप समझते हैं। ओके, देन कम्स योर स्टेटमेंट सी, मूवमेंट स्किल्स बिकम मोर फ्लूइड एंड ऑटोनॉमिक। क्या मतलब निकलता है मोर फ्लूइड एंड ऑटोनॉमिक का? जैसे कि मैंने आपको बास्केटबॉल के एग्जांपल से बताया था, जब आप बास्केटबॉल में लेफ्ट शॉट मारते हैं राइट हैंड से, तो आप सबसे पहले राइट लेग निकालते हैं, फिर लेफ्ट निकालते हैं, फिर आप जंप करते हैं। तो जब आप शुरू-शुरू में इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो आपको इन तीनों स्टेप को याद रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन आप जैसे ही इसमें मास्टरी कर लेते हैं, तो आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप एक ड्रिबल करेंगे और अपने आप एक फ्लो में इन तीनों एक्शंस को परफॉर्म कर देंगे। इसी को बोलते हैं फ्लूइड एंड ऑटोनॉमिक होना, राइट? तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट हमारा होगा थर्ड स्टेप। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप होगा मास्टरी ओवर अ स्पेशलाइज्ड मूवमेंट। दिस शुड बी आवर लास्ट स्टेप। तो हमारा जो अरेंजमेंट है वो हो जाता है BDCA और थर्ड ऑप्शन शुड बी आर करेक्ट आंसर, राइट? आई होप आपसे सॉल्व हुआ था। इजी, आसान था ये। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू योर मोटर स्किल लर्निंग। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम पढ़ते हैं लर्निंग कर्व के बारे में। क्या होता है लर्निंग कर्व? हम किसी स्किल को सीखने के लिए हम जितना टाइम लगाते हैं और हम कितना प्रोग्रेशन दिखा रहे हैं उस चीज को सीखने के लिए, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, हम उसको बोलते हैं लर्निंग कर्व। एक बार हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अ लर्निंग कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये हो सकता है टाइम और ट्रायल। टाइम आप समझते हैं, ट्रायल्स व्हिच मींस अटेम्प्ट्स। आप किसी चीज को सीखने के लिए कितना टाइम लगा रहे हैं या कितने अटेम्प्ट्स ले रहे हैं उस चीज को सीखने के लिए। एंड परफॉर्मेंस, स्किल और एफिशिएंसी, राइट? आप उस चीज को सीखने के लिए कितना टाइम लगा रहे हैं और जो आपका प्रोग्रेस है वो कितना ज्यादा है, आप कितने एफिशिएंटली उस चीज को परफॉर्म कर पा रहे हैं। इन सभी चीजों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, हम इसी को बोलते हैं लर्निंग कर्व। ओके, लेट्स नो दी डेफिनेशन।
Learning curve is a graph showing the rate of improvement in performance as a result of practice and experience. क्या कह रहा है? लर्निंग कर्व इज ए ग्राफ जो क्या बता रहा है? रेट ऑफ इंप्रूवमेंट, आप किस रेट से इंप्रूव कर रहे हैं? रेट विच मीन्स टाइम। आपका जो इंप्रूवमेंट हो रहा है वो कितने टाइम पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपको कितना टाइम लग रहा है इंप्रूव करने के लिए इन परफॉर्मेंस एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस के बेसिस पे आपको कितना टाइम लग रहा है इंप्रूव करने के लिए, इसी को हम बोलते हैं लर्निंग कर्व। ओके, नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ ई एल थ्रोनडाइक, एडवर्ड ली थ्रोनडाइक, इनसे ये कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है। who explained learning through trial and error and practice. ओके, अब हम समझते हैं एक्सेस ऑफ लर्निंग कर्व। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे ग्राफ में दो एक्सेस होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। नाउ दिस इज योर ओरिजिन। नाउ जो हमारा एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपको बताता है टाइम के बारे में। ये टाइम का स्केल है, टाइम या ट्रायल। ट्रायल विच मीन्स अटेम्प्ट, आपको कितने अटेम्प्ट लग रहे हैं उस स्किल को सीखने के लिए, या प्रैक्टिस। और जो हमारा वाई एक्सिस है वो हमारे परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस को बताता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हमारा ग्राफ है उसका जो एक्स एक्सिस है वो टाइम, ट्रायल या प्रैक्टिस को बताता है, और वाई एक्सिस हमारे परफॉर्मेंस, स्किल्स या एफिशिएंसी को बताता है। राइट, सो दिस वाज अबाउट द लर्निंग कर्व। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। सबसे पहला जो टाइप आता है हमारे टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व में, वो है हमारा पॉजिटिव लर्निंग कर्व। क्या कहता है ये? परफॉर्मेंस इंक्रीजेस विथ प्रैक्टिस। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होते जा रहा है, और ये स्टडी इंप्रूवमेंट दिखाता है। स्टडी इंप्रूवमेंट मतलब धीरे बट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। राइट, मोस्ट कॉमन टाइप है अ स्टूडेंट इंप्रूविंग इन बास्केटबॉल शूटिंग विथ प्रैक्टिस। अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं तो आपको पता होगा कि अपने शूटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कितना ज्यादा टाइम लगता है। राइट, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ये एक इमीडिएट प्रोसेस नहीं होता जिस जो आप एक झटके में सीख जाएंगे। राइट, आप दिन रात प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपकी शूटिंग इंप्रूव होगी बास्केटबॉल में। इट इज नॉट अबाउट ओनली बास्केटबॉल, आप कोई भी गेम को ले सकते हैं, लेट इट बी फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, एनीथिंग। आप जो भी स्पोर्ट्स स्किल सीखते हैं उसको सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय उसमें लगता है। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ आर पॉजिटिव लर्निंग कर्व लुक लाइक। ओके, दिस इज द ग्राफ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज टाइम एंड दिस इज परफॉर्मेंस। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका परफॉर्मेंस है ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और इस कर्व को हम कॉनकेव कर्व भी बोलते हैं। कॉनकेव, क्योंकि यहाँ पे आपको एक केव नजर आ रहा है। करेक्ट, so the concave curve is also known as positive acceleration curve. Okay, let's move to the another type. Then comes your negative learning curve. क्या होता है नेगेटिव लर्निंग कर्व? परफॉर्मेंस डिक्रीजेस इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग। यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होते, डिक्रीज होते हैं। कॉज्ड बाय फटीग, ओवर ट्रेनिंग और रॉन्ग मेथड। अगर आप थक चुके हैं या आप जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं या आपका मेथड ही गलत है, तो उससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो सकता है। प्लेयर्स परफॉर्मेंस ड्रॉप्स ड्यू टू एग्जॉशन। अगर आप थक चुके हैं, आपका एग्जॉशन लेवल आ चुका है, अगर आप तब सोचेंगे और भी ज्यादा मेहनत करने का, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव नहीं होगा, उल्टा जितना इंप्रूव हुआ है वो डिक्रीज हो सकता है। करेक्ट, अभी हम देखते हैं नेगेटिव लर्निंग कर्व को। सो दिस इज आर नेगेटिव लर्निंग कर्व। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट, ये ऊपर तो गया लेकिन उसके बाद ये उतना आगे ऊपर नहीं जा रहा है। राइट, और ये ऐसा भी हो सकता है कि नीचे आ जाए। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये एक कॉन्वेक्स शेप बना रहा है। हमने ऊपर देखा जो हमारा पॉजिटिव लर्निंग कर्व है ये एक कॉनकेव शेप बना रहा है, ये केव की तरह बना रहा है, केव। लेकिन जब आप नेगेटिव लर्निंग कर्व को देखते हैं तो ये कॉन्वेक्स शेप बना रहा है। तो जो नेगेटिव लर्निंग कर्व है इसका शेप होता है कॉन्वेक्स। राइट, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन आर थर्ड टाइप इज प्लेट्यू, फ्लैट लर्निंग कर्व।
ये तब होता है जब आपका कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं होता, नो इंप्रूवमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड डिस्पाइट प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। लर्निंग अपीयर्स टू स्टॉप टेम्पररली। क्या इसके रीजंस होते हैं? बोर्डम। बोर्डम मतलब आप ट्रेनिंग से बोर हो चुके हैं और बार बार आप सेम ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वेरिएशन लेके नहीं आ रहे हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन नहीं है। इम्प्रॉपर कोचिंग, आपका कोच आपको कोचिंग अच्छे से नहीं दे रहा है, या आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, फटीग हो चुके हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपका परफॉर्मेंस कब इंप्रूव नहीं होता? जब आप जिम जा रहे हैं। जिम इज द बेस्ट एग्जांपल। आप स्ट्रेंथ गेन करना चाह रहे हैं और आप रोज 10 केजी के डंबल से आप बाइसेप कर्ल मार रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, आपको आपके जो वेट है, जो आपका स्ट्रेस है, उसको आपको प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करना है, राइट? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन। जब तक आप प्रोग्रेशन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने वेट को और नहीं बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ गेन नहीं होने वाला। अगर आप 10 केजी से आप लगातार बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रेंथ इंप्रूव हो तो आपको 1 वीक या 1 मंथ के बाद आपको, जो आप 10 केजी से लगा रहे हैं बाइसेप कर्ल, उसको आपको 15 केजी से लगाना पड़ेगा। तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ इनहैंस हो रही है, राइट? सो दिस वाज दी प्लेट्यू और फ्लैट लर्निंग कर्व। और ये कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस कुछ टाइम तक तो बढ़ा, बट उसके बाद आपका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है। टाइम तो बीत रहा है लेकिन ये ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, ये आगे जरूर जा रहा है टाइम की वजह से, लेकिन ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। नाउ लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू आवर लर्निंग कर्व। ओके, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, लर्निंग कर्व रिप्रेजेंट्स, लर्निंग कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग ओवर टाइम, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग ओवर टाइम। आप टाइम के साथ आप कितना लर्न कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लर्निंग कर्व। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज अ लर्निंग कर्व विच रेजेस स्टेडली इज कॉल्ड। ऐसा लर्निंग कर्व जो धीरे धीरे ऊपर जाता है, राइट, उसको हम क्या कहते हैं? एंड दैट लर्निंग कर्व इज नोन एज पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व। मैंने अभी आपको यहाँ पे पढ़ाया भी है, ये आपको नजर आ रहा है। पहले तो इंप्रूवमेंट कुछ खास नहीं है, उसके बाद धीरे से स्टडी मूवमेंट ये हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, राइट? सो दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व। ओके, then comes question number 3, a curve which shows slow learning at first and that rapid improvement। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको भी हम पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व ही बोलते हैं, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हैं, शुरुआत में जो इंप्रूवमेंट है वो कुछ खास स्पीड से नहीं हो रहा है। यहाँ तक जो इंप्रूवमेंट है वो कुछ खास आपको स्पीड से एक्सेलरेशन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद आपको एक रैपिड इंक्रीमेंट आपको नजर आ रहा है परफॉर्मेंस में। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। द प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व ऑकर्स ड्यू टू, आपके लर्निंग कर्व में प्लेट्यू क्यों आता है? प्लेट्यू का मतलब यह है कि आपका परफॉर्मेंस ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो कब आता है? फटीग, लैक ऑफ मोटिवेशन, पुअर मेथड ऑफ टीचिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। आप इन तीनों की वजह से प्लेट्यू आ सकता है। इवन इन तीनों की वजह से आपके परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट भी आ सकता है, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। रैपिड लर्निंग एट द बिगिनिंग एंड स्लो इंप्रूवमेंट लेटर इज नोन एज। शुरुआत में बहुत रैपिड इंक्रीमेंट आपको नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो इंप्रूवमेंट है वो काफी स्लो हो जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व। इसका डायग्राम हम एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस इज योर नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरुआत में काफी स्पीड से आपका इंप्रूवमेंट हुआ है, यहां तक तो काफी स्पीड से इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद
ये ग्राफ और ऊपर ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ऊपर नहीं गया है। उसके बाद इसका इंप्रूवमेंट धीरे 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 कम होते जा रहा है, राइट। सो दिस इज योर नेगेटिवली एक्सेलरेशन कर्व। आई होप आपको आपसे सारे क्वेश्चन, पांचों के पांचों क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। इजी, आसान था ये। आई होप आपसे सॉल्व हुए होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कम्स दी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब ये होता है, जो चीज आप पहले सीख रखे हैं उसका इफेक्ट जब आप नए चीजों को सीखने के लिए करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या कहा मैंने? अगर कोई चीज आप जो पहले सीख चुके हैं उसका इफेक्ट पड़ रहा है किसी नए स्किल्स को सीखने के लिए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, राइट। नाउ जो हमारा पहला टाइप है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, दैट इज पॉजिटिव ट्रांसफर, राइट। क्या होता है हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर? पॉजिटिव ट्रांसफर ये होता है कि जब योर प्रीवियस स्किल इज फैसिलिटेटिंग द लर्निंग ऑफ न्यू स्किल इज नोन एज पॉजिटिव ट्रांसफर। क्या मतलब निकलता है? जब आप जो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस स्किल है, वो मदद कर रहा है आपको नए स्किल सीखने में, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक बार हम देख भी लेते हैं। व्हेन प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स इन लर्निंग न्यू स्किल, आप जो पहले से सीख चुके हैं वो आपको हेल्प कर रहा है नए स्किल्स को लर्न करने के लिए। एग्जांपल है, लर्निंग वॉलीबॉल हेल्प्स इन लर्निंग बास्केटबॉल। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, बेटर एग्जांपल, लर्निंग हैंडबॉल फैसिलिटेट्स लर्निंग बास्केटबॉल। आपने देखा होगा जितने भी प्लेयर जो हैंडबॉल खेल लेते हैं वो बास्केटबॉल भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्यों? क्योंकि बास्केटबॉल में भी आपको आपको हैंडबॉल में भी आपको ड्रिबलिंग सीखना होता है, शूटिंग सीखना होता है, पासिंग सीखना होता है। नाउ बास्केटबॉल में भी आपको ये सारे स्किल्स सीखने होते हैं, ड्रिबलिंग, शूटिंग, पासिंग, राइट। तो जितने भी जो हैंडबॉल प्लेयर्स हैं वो बहुत ही जल्दी बास्केटबॉल सीख जाते हैं। सो हियर योर हैंडबॉल स्किल्स, the knowledge that you get in handball is facilitating you to learn skills of basketball, right? So this is the positive transfer of learning. Now what is negative transfer of learning? हम अभी ये देखते हैं। when previous learning interferes with new learning, क्या कह रहा है ये? जब कोई स्किल आप पहले से सीख के रखे हुए हैं वो एक हिंड्रेंस बन रहा है आपके लिए नए स्किल सीखने के लिए, राइट। समझ में आया आपको? आप कोई चीज पहले से जानते हैं और वो चीज आपको दूसरी चीजें सीखने नहीं दे रही है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे कि जब मैं बीपीएड कर रहा था तब मैंने ये देखा, मैं अपने ही कुछ बैचमेट्स को लेअप शॉट सिखा रहा था बास्केटबॉल में। और लेअप शॉट, आप जब आप जंप करते हैं बास्केट मारने के लिए लेअप शॉट में, तो आप सिर्फ एक पैर से जंप करते हैं। मैंने ये नोटिस किया कि मेरे जो वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं, उनको लेअप शॉट मारने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। क्यों दिक्कत आ रही थी? क्यों? क्योंकि वो जब स्मैश मारते हैं वॉलीबॉल में जंप करके, तो वो दोनों पैर से जंप करते हैं। पहले वो आते हैं, उसके बाद वो एक पैरेलल स्टांस लेते हैं दोनों पैर से और उसके बाद दोनों पैर से जंप करते हैं स्मैश मारने के लिए। लेकिन बास्केटबॉल में जब आप शॉट को मारते हैं तो आप दोनों पैर से जंप नहीं लेते, आप एक पैर से जंप लेते हैं लेअप शॉट परफॉर्म करने के लिए। तो उनको ये काफ़ी दिक्कत आ रही थी लेअप शॉट सीखने में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि उनकी जो मोटर स्किल्स हैं वॉलीबॉल के, वो उनको सीखने नहीं दे रहे हैं बास्केटबॉल, वो एक हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं बास्केटबॉल सीखने में, राइट। सो दिस इज योर नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, देन कम्स योर जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या होता है ये? जब आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता नए नॉलेज सीखने में। जैसे कि व्हेन प्रीवियस नॉलेज हैज नो इफेक्ट ऑन न्यू लर्निंग। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप गिटार बजाते हैं और आपने डिसाइड किया कि आप बास्केटबॉल भी खेलेंगे। तो यहाँ पे गिटार बजाना और बास्केटबॉल खेलना, इन दोनों में कोई रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है। इसी को हम बोलते हैं जीरो या न्यूट्रल ट्रांसफर। जैसे कि एग्जांपल है, लर्निंग स्विमिंग हैज नो इफेक्ट ऑन लर्निंग चेस। क्या स्विमिंग और चेस का कोई लेना देना है? एब्सोल्युटली नॉट। सो दिस वर द थ्री टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब दिस वर द प्राइमरी टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वी हैव सम मोर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, राइट। ओके, सो द फोर्थ वन इज बायलैटरल ट्रांसफर। क्या होता है बायलैटरल ट्रांसफर? ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू अदर। जब आप कोई चीज
राइट हैंड से सीख जाते हैं और आप उसी चीज को लेफ्ट हैंड से सीखना चाहते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायलैटरल ट्रांसफर। जैसे कि आप लेफ्ट शॉट मार रहे हैं लेफ्ट हैंड से, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप राइट हैंड से भी लेफ्ट शॉट मारना सीखें, राइट? तो आप जो चीज लेफ्ट हैंड से सीखे हैं वो चीज फैसिलिटेट करेगा आपको राइट हैंड से सीखने के लिए, राइट? सो दिस इज योर बायलैटरल ट्रांसफर। एग्जांपल, प्रैक्टिसिंग विथ राइट हैंड्स हेल्प improve लेफ्ट हैंड परफॉर्मेंस। करेक्ट? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्टिकल ट्रांसफर। क्या होता है वर्टिकल ट्रांसफर? सिंपल स्किल्स हेल्प इन लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्किल। आप कोई सिंपल स्किल को परफॉर्म कर रहे हैं और वो सिंपल स्किल आपको हेल्प कर रहा है और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्किल को डेवलप करने में। जैसे कि आप बास्केटबॉल में लेफ्ट शॉट मार रहे हैं, राइट? उसके बाद ये हो गया आपका लेफ्ट शॉट। जस्ट अ सेकेंड, ये है आपका सिंपल स्किल। आप बास्केटबॉल में एक लेफ्ट शॉट सीख रहे हैं, दिस विल कम्स अंडर योर सिंपल स्किल। उसके बाद आप इन्वर्टेड लेफ्ट शॉट मार रहे हैं, या आप रिवर्स लेफ्ट शॉट मार रहे हैं। So here your left shot is your simple skill and your reverse left shot is your complex skills. So here your left shot simple skill is facilitating the learning of reverse left shot skill, that is your complex skill, right? So this is your vertical transfer. Then comes your horizontal transfer. क्या कहता है ये? Learning of one skill help in learning of another similar skill. जैसे कि badminton helps in learning tennis. So this is your horizontal transfer. Okay. This is what somehow similar to the positive transfer of learning, right? Okay, अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। पहला कह रहा है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मींस। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग वन टास्क ओनली। क्या सिर्फ एक टास्क को जब आप लर्न करते हो जब उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? नहीं। Forgetting old learning? No. Effect of previous learning on new learning. This is the transfer of learning. Right? Easy? Okay, let's move forward. When previous learning helps in learning a new skill is called. जब आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस स्किल वो हेल्प कर रहा है आपको न्यू स्किल सीखने में, उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर, बायलैटरल ट्रांसफर। इट इज पॉजिटिव ट्रांसफर। वेरी वेरी इजी। ओके, let's move forward. Learning football helps in learning hockey because of similar movements. This is the example of negative transfer, positive transfer, zero transfer, retroactive inhibition. तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा पॉजिटिव ट्रांसफर। ओके, इजी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड इज कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं बायलैटरल ट्रांसफर। वेरी वेरी इजी। नो इफेक्ट ऑफ प्रीवियस लर्निंग ऑन न्यू लर्निंग स्किल इज कॉल्ड। जब आपके प्रीवियस नॉलेज का कोई इफेक्ट नहीं होता न्यू लर्निंग स्किल में तो हम उसको बोलते हैं जीरो ट्रांसफर। ओके, ट्रांसफर फ्रॉम सिंपल स्किल टू कॉम्प्लेक्स स्किल। जब आप कोई सिंपल स्किल को परफॉर्म करते हैं वो फैसिलिटेट करता है लर्निंग इन दी कॉम्प्लेक्स स्किल। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफर। इजी। आई होप आपसे सॉल्व हुआ होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड दिस इज अमंग्स दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। क्या है ये? थ्योरीज ऑफ लर्निंग। लर्निंग की कई सारी थ्योरीज है जो आपको बताते हैं व्हाट इज एक्चुअल लर्निंग। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थ्योरी, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्या होता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन बाय इवान पावलोव। आपको ये याद रखना होगा क्योंकि यहां से सीयूटी क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट? सो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन बाय इवान पावलोव। क्या कहता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? एक्सप्लेन लर्निंग बाय फॉर्मिंग एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। क्या कह रहा है ये? लर्निंग को हमको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू फॉर्म करना चाहिए। जैसे कि डॉग है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था डॉग के ऊपर, राइट? इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, वहां पे ज्यादा आसान होगा। ओके,
कंडीशनिंग, इवान पावलोव्स डॉग एक्सपेरिमेंट। ओके, बिफोर कंडीशनिंग, सबसे पहले हम एक डॉग के सामने एक फूड रखते हैं और जाहिर सी बात है, इस फूड को देखने के बाद डॉग का सलाइवेशन होगा, डॉग के मुंह में लार आना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज योर अनकंडीशनल स्टिमुलस। यहाँ पे जो आपका फूड है ये स्टिमुलस है, और एक कैसा स्टिमुलस है? दिस इज नोन एज अनकंडीशनड स्टिमुलस, राइट? और इस खाने को देख के जाहिर सी बात है डॉग सलाइवेशन करेगा ही करेगा। सो दिस इज योर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जो कि जाहिर सी बात है ये होगा ही होगा। नाउ जब घंटी बजाई जाती है तो क्या डॉग का कोई रिस्पॉन्स होता है? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता, राइट? ओके, यहाँ पे आपने देखा कि घंटी बजाने पे डॉग का क्या कोई रिस्पॉन्स आया? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों? क्योंकि घंटी से डॉग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डॉग को किससे फर्क पड़ता है? डॉग को फर्क पड़ता है खाने से। जब भी डॉग के सामने खाना आएगा, डॉग सलाइवेशन करना शुरू कर देगा। घंटी बजेगी तो उससे डॉग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आफ्टर कंडीशनिंग, पहले हम आई एम सॉरी, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब हम कुछ दिनों तक क्या करते हैं, हम डॉग को फूड देते हैं लेकिन उससे पहले हम घंटी बजाते हैं। हम क्या करते हैं, हम पहले घंटी बजाएंगे, राइट? उसके बाद डॉग को फूड देंगे, फिर हम घंटी बजाएंगे, उसके बाद डॉग को फूड देंगे। कई दिनों तक हम ऐसे करते रहेंगे। पहले हम घंटी बजाएंगे और हम डॉग को फूड देंगे। तो इससे क्या होगा, डॉग को ये पता चल जाएगा कि जब भी घंटी बजती है तो उसको खाना मिलता है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप उसको सिर्फ घंटी बजाएंगे तो सिर्फ घंटी की आवाज सुनते ही वो सलाइवेशन करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब उसको खाना मिलने वाला है, राइट? क्या उसके सामने खाना आया? नहीं। हमने सिर्फ घंटी बजाई और उसकी आदत की वजह से, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि घंटी बजते ही उसको खाना मिलती है, तो उसको सलाइवेशन शुरू हो जाती है, राइट? सो दिस इज योर पावलोव्स डॉग एक्सपेरिमेंट। अब हम इसका एक पीपीटी भी देख लेते हैं। ओके, फूड, जो हम पहले उसको फूड देते हैं वो होता है हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस, और उसको देख के उसको सलाइवेशन आता है, और इसी को हम बोलते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, राइट? उसके बाद हम घंटी बजाते हैं, ये है हमारा न्यूट्रल रिस्पॉन्स, और इससे वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। कई दिनों तक हम बेल और फूड को एक साथ देते हैं, कई दिनों तक, तो उसको क्या लगता है कि जैसे ही बेल बजती है तो उसको खाना मिलता है, राइट? एक दिन सिर्फ घंटी बजाई गई, तो सिर्फ घंटी की आवाज सुनते ही वो सलाइवेशन शुरू कर देता है। सो दिस इज योर कंडीशन स्टिमुलस, राइट? और उसके बाद जो वो सलाइवेशन करता है हम उसको बोलते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय इवान पावलोव। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन कम्स योर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बी एफ स्किनर। इन्होंने क्या परफॉर्म किया था, पहले हम ये देखते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एक्सप्लेन्स लर्निंग एज अ प्रोसेस वेयर बिहेवियर इज शेप्ड एंड स्ट्रेंथन बाय कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट। क्या कह रहा है ये, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, वो शेप किया जाता है आपके नतीजों के बेसिस पे, जिसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड या पनिशमेंट। जैसे कि अगर आप स्कूल रोज लेट जाते हैं तो ये आपकी आदत है स्कूल रोज लेट जाने की। अगर आपको बार बार टीचर पनिशमेंट देने लग जाए तो क्या आप स्कूल लेट जाना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी को भी पसंद नहीं होता कि वो रोज पनिशमेंट खाए, राइट? तो आप क्या करेंगे, आप अपने बिहेवियर में एक चेंज लेके आएंगे, आप रोज पंक्चुअल हो जाएंगे और आप टाइम पे स्कूल पहुंचेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आपने अपना नेचर, अपना बिहेवियर चेंज किया, राइट? अच्छा, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो है पनिशमेंट का एग्जांपल। मैं आपको एक रिवॉर्ड का एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि टीचर कहता है कि अगर आप इस सब्जेक्ट में 35 से अबव अगर आप मार्क्स लेके आएंगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा। तो ये क्या हुआ, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और आप अपने नेचर में चेंज लेके आएँगे, क्योंकि आपको चॉकलेट खानी है, क्योंकि आपको टॉफ़ी खानी है, तो आप ट्राई करेंगे कि आप 35 से ज़्यादा स्कोर करें, और उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, राइट? तो आपने किया क्या? जो चॉकलेट है दैट इज़ योर रिवॉर्ड। उस चॉकलेट की वजह से आपने अपने अंदर एक चेंज लेके आया अपने बिहेवियर में। इसी को हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय बीएफ स्किनर। ओके, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उस एक्सपेरिमेंट को हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये एक चूहा है, राइट? और इस चूहे को एक पिंजरे में बंद किया गया है, राइट?
यहाँ पे हमारे पास एक बटन है, राइट? और जब भी ये चूहा इस बटन को दबाता है तो इसको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, राइट? इंस्टेड ऑफ गेटिंग फूड, राइट? यहाँ पे एक लीवर भी होता है। अगर ये उस लीवर को दबाता है तो उसको खाना मिलता है, और अगर ये इस बटन को प्रेस करता है तो इसको एक बहुत ही खतरनाक शॉक लगता है, राइट? ये बार-बार इस चीज़ को परफ़ॉर्म करता है, बार-बार उस बटन को दबाता है, उसको बार-बार शॉक लगता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि बटन को दबाने से उसको शॉक लगता है। तो क्या वो दोबारा बटन को दबाएगा? नहीं। तो दिस इज़ द चेंज इन द बिहेवियर, राइट? क्योंकि उसको बटन दबाने से शॉक लग रहा है तो वो बटन दोबारा नहीं दबाएगा। उससे क्या होगा? वो सेफ रहेगा, एंड दिस इज़ व्हाट change has happened in his behavior. करेक्ट? ईजी? तो अब हम इसको थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार इसका देख लेते हैं। द रैट इज प्लेस्ड इनसाइड द स्किनर बॉक्स। हमने अभी देखा रैट को एक बॉक्स में प्लेस किया गया है। When the rat presses the lever instead of food, it receives a mild electric shock. और इसी को हम बोलते हैं पनिशमेंट। जब भी रैट एक लीवर को प्रेस करता है, वो खाने की जगह उसको एक शॉक लगता है, और ये क्या है? हमारा पनिशमेंट। दिस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स। बार बार ये रिपीट होता है। The rat learns that pressing the lever leads to an unpleasant consequences. राइट? जब भी रैट उस लीवर को दबाता है तो उसको झटका लगता है, और इससे वो सीख जाता है कि लीवर को नहीं दबाना है, राइट? सो दिस इज द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय बीएफ स्किनर। ओके, नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज योर ट्रायल एंड एरर थ्योरी। Very important. The trial and error theory was given by E.L. Thorndike. एडवर्ड ली थॉर्नडाइक क्या कहता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी? द ट्रायल एंड एरर थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट लर्निंग occurs by making repeated attempts and gradually eliminating wrong responses until the correct one is found. क्या कह रहा है ये? लर्निंग आप के अंदर तब आती है जब आप बार बार अटेम्प्ट करते हैं, आप बार बार ट्राई करते हैं। जब आप ट्राई करते हैं तो आप कई सारे गलत अटेम्प्ट्स करते हैं, राइट? आपको समझ में आ जाता है। सपोज आप एक गोल को अचीव करना चाहते हैं, राइट? आपका कोई गोल है, तो बार बार अटेम्प्ट करेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए, और आप बार बार फेल होंगे। जब आप फेल होंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको कैसे नहीं करना है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपका ये गोल अचीव नहीं होने वाला है। तो क्या आप उसको बार बार परफॉर्म करेंगे? नहीं, राइट? जैसे कि आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं और आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं बास्केट मारने का, राइट? और हर बार आपके शॉट्स मिस हो रहे हैं, तो हर मिस्ड शॉट से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे शूट नहीं करना है, राइट? और आप तब तक कैसा करेंगे जब तक कि आपको राइट मेथड पता नहीं चल जाता, करेक्ट? ओके, यही कह रहा है। जब आप बार बार ट्राई करते हैं तो आपको गलत अटेम्प्ट पता चल जाते हैं, आप उनको रिपीट नहीं करेंगे, और ऐसे ही ग्रेजुअली आप एक सही अटेम्प्ट पहचान लेंगे, राइट? ओके, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैट के ऊपर, उसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने भी एक कैट को एक बॉक्स में प्लेस किया हुआ था, और इस बॉक्स में एक लीवर इन्होंने लगा रखा हुआ था, राइट? ये जो कैट है ये बार बार कई सारे मूवमेंट्स परफॉर्म करती है, राइट? इस बॉक्स में एक दरवाजा लगा हुआ है, और इस दरवाजे के बाहर एक फूड है। नाउ कैट को भूख लगी है और इसको दरवाजे से बाहर जाना है, और इसको इस फिश को खाना है, राइट? और दरवाजे से तब बाहर जाएगी जब ये दरवाजा खुलेगा। ओके, नाउ ये कैट बार बार मूवमेंट परफॉर्म करती है, और उससे इसको समझ में आ जाता है कि फालतू के मूवमेंट्स करने से हमारा दरवाजा नहीं खुलने वाला। वो कभी इधर पैर मारती है, कभी उधर पैर मारती है, कभी इधर हाथ मारेगी, उधर हाथ मारेगी, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। एक्सीडेंटली समहाउ उसका एक पैर लग जाता है या हाथ लग जाता है इस लीवर में, और लीवर पे पैर लगने से ही हमारा जो डोर है वो खुल जाता है। तो कैट को समझ में आ जाता है कि कैसे नहीं करना है अटेम्प्ट, और कैसे अटेम्प्ट करना है उसको समझ में आ जाता है कि इधर उधर हाथ पैर मारने से दरवाजा नहीं खुलता, जब आप लीवर पे हाथ पैर मारते हैं तो दरवाजा खुल जाता है, और फिर हमको बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। सो दिस इज द ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय ईएल थॉर्नडाइक। क्या कह रहा है हम इसका एक बार थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। अ हंग्री कैट वाज प्लेस्ड इन अ पजल बॉक्स। ओके, फूड वाज केप्ट आउटसाइड द बॉक्स। हमने अभी देखा बॉक्स के बाहर फूड था। द कैट ट्राइज मेनी रैंडम मूवमेंट्स, स्क्रैचिंग, बाइटिंग, जंपिंग। कैट कई सारे मूवमेंट्स को जनरेट करती है,
लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। एक्सीडेंटली इट प्रेसेस द करेक्ट लीवर एंड कम आउट टू गेट अ फूड। एक्सीडेंटली उसको पता चल जाता है कि करेक्ट लीवर कौन सा है, और वो बाहर आ जाती है और फूड को खा लेती है। विथ रिपीटेड ट्रायल्स कैट एस्केप्ड फास्टर एंड फास्टर। अब उसको पता चल चुका है कि कैसे दरवाजा खुलने वाला है, तो क्या वो बार बार उन फेल्ड अटेम्प्ट्स को करेगी? नहीं। अब उसको जब भी बाहर निकलना होगा वो आराम से बाहर निकल जाएगी, सिर्फ एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट परफॉर्म करके। राइट? आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। नाउ the very most important thing is you need to understand the insight theory of learning was given by Wolfgang Kohler. Gang Kohler. At least आपको कोहलर को याद रखना ही होगा. Okay. What does this insight theory of learning states? It states that the insight theory of learning explains that learning takes place by sudden understanding, insight of a problem, not by trial and error. This theory was proposed by Wolfgang Kohler and Gestalt psychologist. Okay, क्या कहना है इनका? आप कोई भी चीज सीखते हैं वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बेसिस पे नहीं सीखते। आप जब भी कई सारी चीजों को जब देखते हैं तो आप उन चीजों को पजल बना लेते हैं, और आप इंस्टेंटली एक सॉल्यूशन आपके दिमाग में निकल के आता है। जब आप कई सारी चीजों को देखते हैं, उनको एसोसिएट करते हैं एक दूसरे से, तब आपको समझ में आता है कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे कि आपने पजल देखा होगा, कुछ पजल्स ऐसे होते हैं, और इसके सामने आपका एक और पजल होता है। राइट? तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये पजल यहाँ पे फिट होने वाला है। राइट? आप अपना इवैल्यूएशन करते हैं, आप अपने लॉजिकल थिंकिंग को, रीजनिंग थिंकिंग को और भी ज्यादा प्रेशराइज करते हैं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, और इसी तरीके से आप अपने सॉल्यूशंस तक पहुंचते हैं। सो दिस थ्योरी अपोजेस दी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्योंकि कई बार ट्रायल एंड एरर थ्योरी बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग साबित हो सकता है। राइट? ओके, ये चीज और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। ओके, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक चिंपैंजी के ऊपर जिसका नाम था सुल्तान। ओके, इसको हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक चिंपैंजी है, इसके ऊपर बनानास है। राइट? और इसके पास कई सारे इक्विपमेंट्स है। ये दो बॉक्सेस हैं और एक डंडा है इसके पास। यहाँ पे डंडा यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, बट एक डंडा भी रहता है यहाँ पे। राइट? और इसको ये बनाना चाहिए क्योंकि इसको भूख लगी है। तो ये क्या करेगा, ये इन चीजों को देखेगा, ये दो बॉक्सेस और एक डंडा। राइट? और ये अपने एनालॉजी के थ्रू, रीजनिंग एबिलिटी के थ्रू ये कोशिश करेगा कि क्या इन तीनों चीजों की मदद से क्या इस बनाने तक पहुंच सकता है, और इसको ये आइडिया आता है, ये इन तीनों चीजों को असेंबल करता है, वन बाय वन एक के ऊपर एक रखता है, इसके ऊपर चढ़ता है और इस बनाना को वो तोड़ लेता है। राइट? तो यहाँ पे इसने किया क्या, इसने अपना लॉजिकल रीजनिंग लगाया आसपास के सामानों को देख के। सो दिस वाज द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। यहाँ पे आपका खजाना आता है आपके सामने। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन COTBG 2025। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या कह रहा है, हु हैड फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड द क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग? किसने किया था? इवान पावलोव ने। करेक्ट? BF स्किनर ने क्या दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ट्रायल एंड एरर किसने दिया था? ट्रायल एंड एरर ये दिया था E.L. थ्रॉन्डाइक। और इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग ये दिया था कोहलर ने। इन चीजों को आप प्लीज सेपरेटली नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आपको मैच द फॉलोइंग टाइप के फॉर्मेट में भी ये पूछा जा सकता है। राइट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन COTBG 2025। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? Which of the following are the characteristics of operant conditioning of learning?
हमने अभी देखा था, हमने अभी पढ़ा था व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, राइट। आपका जो बिहेवियर में चेंज आता है वो रीइंफोर्समेंट की वजह से आता है, एंड योर रीइंफोर्समेंट कुड बी, रीइंफोर्समेंट आपका हो सकता है आपका पनिशमेंट या रिवॉर्ड, करेक्ट। आपका रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट हो सकता है या रिवॉर्ड हो सकता है, और इन दोनों की वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आता है, उसी को हम लर्निंग बोलते हैं। ओके, सबसे पहला हम स्टेटमेंट देखते हैं, द टारगेट बिहेवियर इज फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट। क्या कह रहा है कि टारगेट बिहेवियर आपका पहले आता है, उसके बाद आता है आपका आपका आई एम सॉरी, द टारगेट बिहेवियर इज फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट। आपका रीइंफोर्समेंट पहले आता है और उसके बाद आता है आपका टारगेट बिहेवियर। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि अगर आप बार-बार स्कूल लेट जाते हैं तो आपको टीचर पनिशमेंट देता है, राइट। टीचर क्या चाहता है कि आप स्कूल जल्दी आए, आप स्कूल टाइम पे आए, ये टीचर चाहता है, एंड दैट इज योर टारगेट बिहेवियर, राइट। उसके लिए टीचर आपको पनिशमेंट देगा, राइट। सो दिस पनिशमेंट इज योर रेइनफोर्समेंट, करेक्ट। और जब आपको पनिशमेंट मिलती है तब आप अपने बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं और आप स्कूल में टाइम पे आते हैं, आपके अंदर पंचुअलिटी आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है रेइनफोर्समेंट, और रेइनफोर्समेंट की वजह से आता है आपका टारगेट बिहेवियर, जो टीचर चाहता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या रहा है, द टारगेट बिहेवियर इज फॉलोड बाय रेइनफोर्समेंट। तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट होगा। ओके, द स्टिमुलस रेइनफोर्समेंट, रेइनफोर्समेंट को हम स्टिमुलस भी बोलते हैं, राइट, जिसको हम पनिशमेंट या रिवॉर्ड भी बोलते हैं। द स्टिमुलस रेइनफोर्समेंट ऑकर्स सून आफ्टर द रिस्पॉन्स। क्या आपके रिस्पॉन्स आने के बाद स्टिमुलस आता है? नहीं, पहले स्टिमुलस आता है, पहले आपको पनिशमेंट मिलेगा, राइट, उसके बाद आपके उसमें चेंज आता है, राइट, आपके बिहेवियर में चेंज आता है, करेक्ट। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग साबित होता है, करेक्ट। ओके, देन कम्स योर थर्ड स्टेटमेंट, द स्टिमुलस ऑकर्स इमीडिएटली बिफोर द रिस्पॉन्स। आपका जो रिस्पॉन्स है विच मीन्स पंचुअलिटी है जो आपके अंदर आती है, वो रेइनफोर्समेंट के बाद आती है, विच मीन्स रेइनफोर्समेंट आपका पहले आता है रिस्पॉन्स से। और यही यहाँ पे कह रहा है, द स्टिमुलस ऑकर्स इमीडिएटली बिफोर द रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या हो सकता है आपका? रेइनफोर्समेंट, जो आपका होता है पनिशमेंट या रिवॉर्ड। क्या वो पहले आता है आपके रिस्पॉन्स से? बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन सी सही होता है, राइट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। डी ऑप्शन देख लेते हैं, द न्यूट्रल स्टिमुलस इवेंचुअली बिकम्स द कंडीशन स्टिमुलस। रॉन्ग। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ए और सी, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी थ्योरीज। इसके अंदर 5 से 7 थ्योरीज आती है जिनको हम डीपली स्टडी करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहला आता है हमारा ड्राइव थ्योरी, वेरी वेरी सिंपल थ्योरी, ड्राइव थ्योरी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड थ्योरीज के अंदर ये प्रपोज किया गया था क्लार्क हल के द्वारा, राइट। और इनका जो मेन आइडिया है वो क्या है, परफॉर्मेंस इंक्रीजेस एज अराउजल और मोटिवेशन इंक्रीजेस। क्या कह रहा है, जितना ज्यादा आपका अराउजल होगा उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट। परफॉर्मेंस इक्वल्स हैबिट इनटू ड्राइव अराउजल, राइट। अब जितना ज्यादा एक्साइटेड होंगे, जितना ज्यादा आप मोटिवेटेड होंगे, आप उतना ही बेहतर परफॉर्म करेंगे, ये कहता है हमारा ड्राइव थ्योरी। हायर मोटिवेशन इज इक्वल्स टू बेटर परफॉर्मेंस, बेस्ट फॉर सिंपल एंड वेल लर्नड स्किल्स। ये चीज तब लागू होता है जब आप किसी चीज को पहले से जानते हैं और वो चीज काफी ज्यादा सिंपल है, तब ये बहुत अच्छे से लागू होती है, राइट। जैसे कि आपका लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, ये काफी ज्यादा सिंपल सिंपल नहीं, बट ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्किल्स है, राइट। इसमें आपके अपोनेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको बस अपना बेस्ट देना है। दैट इज योर ड्राइव थ्योरी। यहाँ पे आपका ड्राइव थ्योरी बेस्ट इंप्लीमेंट हो सकता है, नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स स्किल्स, जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया। यहाँ पे आपके सामने कई सारे हिंड्रेंस होते हैं, राइट। तो उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या कहता है ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वो ये कहता है कि जितना ज्यादा आप मोटिवेटेड होंगे, जितना ज्यादा आप एक्साइटेड होंगे, अराउज्ड होंगे, उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन कम्स योर इन्वर्टेड यू थ्योरी। क्या कहता है आपका इन्वर्टेड यू थ्योरी? इसको हम यर्कीस डॉटसन लॉ भी बोलते हैं। क्या कहता है ये,
मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल गिव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस। क्या कह रहा है, जब आप मॉडरेट लेवल, जब आप ठीक ठाक लेवल के जब आप अराउज होते हैं तो आप तभी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, राइट। अगर आपके अंदर लो अराउजल है, आप ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है, तो आप लेजी फील कर सकते हैं या बोर्ड फील कर सकते हैं, राइट। जब आपके अंदर एकदम ही ज्यादा हाई अराउजल है तो उससे आपके अंदर एंजाइटी आ सकती है और आप बहुत सारी गलतियां कमिट कर सकते हैं, राइट। और जब आपके अंदर मीडियम अराउजल होता है, जब आप कंट्रोल में होते हैं, तब आप देते हैं पीक परफॉर्मेंस। सो दिस इज द इन्वर्टेड यू थ्योरी। वो क्या कह रहा है, सिर्फ मीडियम अराउजल ही आपका पीक परफॉर्मेंस दे सकता है, लो अराउजल आपको लेजी या बोर्ड फील करवा सकता है, एकदम हाई अराउजल दैट कैन लीड टू योर एंजाइटी और यू मे कमिट एरर्स। मीडियम अराउजल कैन लीड टू योर पीक परफॉर्मेंस, राइट। ओके, अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। अ क्रिकेट बैट्समैन प्लेज बेस्ट व्हेन ही इज काम एंड अलर्ट। जब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो कैच आउट हो जाए, रन आउट हो जाए, बोल्ड हो जाए, राइट। सो दिस वाज द इन्वर्टेड यू थ्योरी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द थर्ड वन इज ऑप्टिमल अराउजल थ्योरी। क्या कहता है ऑप्टिमल अराउजल थ्योरी? द मेन आइडिया इज ईच प्लेयर हैज देयर ओन आइडियल लेवल ऑफ अराउजल फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। क्या कह रहा है कि जितने भी प्लेयर होते हैं सबके पास डिफरेंट लेवल ऑफ अराउजल होता है अपने परफॉर्मेंस के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग एकदम ही ज्यादा काम होते हैं तभी वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एकदम ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तब वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। कुछ लोग न्यूट्रल रहते हैं तब बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। सो अराउजल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, राइट। सम नीड हाई एक्साइटमेंट, सम नीड कामनेस, करेक्ट। ओके, इसके एग्जांपल हम देखते हैं। अ बॉक्सर नीड हाई अराउजल। जो बॉक्सर होता है उसको कई ज्यादा अराउजल की जरूरत होती है, उसको बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड, एक्साइटेड, अग्रेसिव होने की जरूरत होती है, तभी वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड एज अ शूटर, शूटर को ज्यादा अराउज होने की जरूरत नहीं है, उसको ज्यादा से ज्यादा काम रहने की जरूरत है। अगर वो बहुत ज्यादा अराउज हो जाएगा उसकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा, उसकी बॉडी काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी और वो अपने शॉट को मिस कर सकते हैं, करेक्ट। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल अराउजल लेवल। ओके, इसी से रिलेटेड एक और थ्योरी है हमारा जिसका नाम है इंडिविजुअल जोन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग, IZOF। क्या कहता है, इसको प्रपोज किया गया था यूरी हैनन के द्वारा। क्या कहता है ये, ईच एथलीट हैज देयर ओन ऑप्टिमल जोन ऑफ एंजाइटी अराउजल फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। क्या कह रहा है कि अलग अलग प्लेयर अलग अलग लेवल ऑफ अराउजल में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। कुछ लो अराउजल में बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, कुछ मॉडरेट, कुछ मीडियम। दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सम परफॉर्म बेस्ट विथ हाई एंजाइटी, सम विथ लो एंजाइटी। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज इंडिविजुअल जोन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आवर नेक्स्ट थ्योरी इज कैटास्ट्रोफी थ्योरी। इसको प्रपोज किया गया था हार्डी एंड फेजी के द्वारा। ओके, क्या कह रहा है मेन आइडिया, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन, आपका जो परफॉर्मेंस है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल और दूसरा है आपका कॉग्निटिव एंजाइटी। फिजियोलॉजिकल अराउजल का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई चीज परफॉर्म करने जा रहे हैं तो एक फिजियोलॉजिकल चेंज आपके बॉडी में आता है। पहला चेंज तो ये आता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, पहला चेंज। ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है आपका, दूसरा चेंज। हार्मोन्स में आपको फ्लक्चुएशन नजर आता है, जैसे कि आपका एड्रिनलिन ग्लैंड, एड, का जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है जिसमें आपके आते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, और भी कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो स्पाइक मारते हैं जब आप फिजियोलॉजिकली अराउज होते हैं, राइट। उसके बाद आप कॉग्निटिव भी अराउज होते हैं जिसमें आ सकता है आपका एंजाइटी, आप वरीड हो सकते हैं, आप टेंस्ड हो सकते हैं, राइट। तो आपका जो परफॉर्मेंस है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, आपके फिजियोलॉजिकल अराउजल और आपके कॉग्निटिव एंजाइटी के ऊपर। परफॉर्मेंस इंक्रीजेस विद फिजियोलॉजिकल अराउजल ओनली व्हेन कॉग्निटिव एंजाइटी इज लो। क्या कह रहा है ये, आपका परफॉर्मेंस सिर्फ तभी इंक्रीज होगा जब आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल हाई होगा और आपका कॉग्निटिव एंजाइटी लो होगा, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अगर आपके दोनों इंक्रीज है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। वही यहाँ पे सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है, व्हेन बोथ अराउजल एंड कॉग्निटिव एंजाइटी आर हाई
परफॉर्मेंस डज नॉट डिक्लाइन ग्रेजुअली, इंस्टेड इट ड्रॉप्स सडनली एंड कॉल्ड कैटेस्ट्रॉफी। क्या कह रहा है ये? अगर आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल अराउजल भी हाई है और कॉग्निटिव एंजाइटी भी हाई है, तो आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन नहीं होगा, एकदम से खराब हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो ग्रेजुअली डिक्लाइन नहीं होगा, वो एकदम से नीचे गिर जाएगा। इसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी थ्योरी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन कम्स योर मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थ्योरी। क्या कहता है मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थ्योरी? ये प्रपोज किया गया था मार्टेंस के द्वारा। मेन आइडिया क्या है? टू टाइप्स ऑफ एंजाइटी अफेक्ट परफॉर्मेंस। दो टाइप की एंजाइटी आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। पहला आता है आपका कॉग्निटिव एंजाइटी और दूसरा आता है आपका सोमैटिक एंजाइटी। क्या होता है हमारा कॉग्निटिव एंजाइटी? नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। जब आप दिमाग से बहुत ही ज्यादा वरीड होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव एंजाइटी। करेक्ट। सोमैटिक एंजाइटी क्या होता है? जब आपके फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस है वो अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि शिवरिंग होने लग जाती है, हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है, राइट, ब्रीदिंग रेट एकदम से बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक एंजाइटी, राइट। और जो हमारा परफॉर्मेंस है वो इन दोनों एंजाइटी पे डिपेंड करता है। करेक्ट। ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ड्राइव थ्योरी क्या कहता है? अगर आपका अराउजल ज्यादा होगा तो परफॉर्मेंस भी ज्यादा होगा। इन्वर्टेड यू थ्योरी क्या कहता है? जब आप मॉडरेट लेवल पे जब आप अराउज होते हैं तभी आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कैटास्ट्रोफी थ्योरी ये कहता है कि अगर आपका एंजाइटी बहुत ही ज्यादा हाई है तो आपकी परफॉर्मेंस में सडन ड्रॉप आ जाता है, राइट। IZOF, इंडिविजुअल जोन ऑफ ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, ऑप्टिमल फंक्शनिंग, ये क्या कहता है कि सभी के जो एंजाइटी लेवल है, जो अराउजल लेवल है, वो डिपेंड करता है उसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर, राइट। हर किसी का जो अराउजल लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली। करेक्ट। देन कम्स योर मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी, जिसमें हमने पढ़ा है कि दो टाइप की एंजाइटी होते हैं, कॉग्निटिव एंजाइटी और सोमैटिक एंजाइटी, जिसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता है। करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन COT PG 2023। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? अराउजल, स्ट्रेस एंड एंजाइटी कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू द फॉलोइंग थ्योरीज। का जो अराउजल है, स्ट्रेस है और एंजाइटी है, उसको हम किन थ्योरी के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, हमने पढ़ा है इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। करेक्ट। क्या उसमें अराउजल, स्ट्रेस और एंजाइटी की बात की गई थी? यस। हमने ये देखा था कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल जब होता है तभी हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, राइट। तो हमारा ए तो इंक्लूड हो गई होगा। देन कम्स योर जोन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग। हमने इसमें क्या देखा था कि अलग अलग लोगों का जो अराउजल लेवल है वो अलग अलग होता है अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, राइट। ओके, कोई लो अराउजल में बेस्ट परफॉर्मेंस दे देता है, कोई हाई अराउजल में बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, राइट। तो इस थ्योरी में भी हमने अराउजल, स्ट्रेस और एंजाइटी को डिफाइन किया है। देन कम्स योर कैटास्ट्रोफी मॉडल। क्या कहता है ये? अगर आपका एंजाइटी बहुत ही ज्यादा हाई है, कॉग्निटिव एंजाइटी आपका अगर बहुत ही ज्यादा हाई है, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज नहीं होगा, सडन डिक्लाइन होगा। तो इसमें भी हमने कैटास्ट्रोफी मॉडल में भी हमने अराउजल, स्ट्रेस और एंजाइटी को हमने डिफाइन किया हुआ है। सो आर करेक्ट ऑप्शन शुड बी A, B एंड C। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमने ऐसा कुछ अभी तक पढ़ा नहीं है, राइट। ओके, इजी, आसान था ये। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, हम यहाँ तक इसको कंप्लीट रखते हैं, राइट। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी और मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये सारे PYQs आपसे सॉल्व हुए होंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क ऑल दिस डाउट इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।